जॉर्ज सोरोस, एक ऐसा नाम जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते हैं, कुछ एक विवादास्पद शख्सियत। हाँ, पर एक बात तो सब मानते हैं, 1992 में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाला आदमी, और एक ही दिन में $1 बिलियन का मुनाफा। तो आज हम जिस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो यही है, कोई एक इंसान एक पूरे देश के सेंट्रल बैंक के खिलाफ कैसे जा सकता है और जीत भी सकता है। ये सिर्फ तेज गणित और कंप्यूटर मॉडल्स का फेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन था, एक फिलॉसफी जो इस बात पर आधारित है कि हम इंसान बाजार के बारे में सोचते कैसे हैं और हमारी सोच ही हकीकत को कैसे बदल देती है। तो आज इसी की परतों को खोलते हैं। हाँ, हम 1992 के उस मशहूर वाकये से शुरू करेंगे, ब्लैक वेडनेसडे। ठीक है। फिर हम सोरोस के उस दिमागी हथियार, उनके मुख्य सिद्धांत रिफ्लेक्सिविटी को आसान भाषा में समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि कैसे सोरोस की ये समझ आज एक पूरी एकेडमिक फील्ड बन चुकी है। बिल्कुल, जिसे बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, जो पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों को सीधी चुनौती देती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। साल है 1992। हम ब्रिटेन में हैं। उस समय ब्रिटेन ने अपनी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग को यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म मतलब ERM से जोड़ रखा था। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। इसका मतलब क्या था असल में? मतलब बहुत सरल था। ब्रिटेन ने एक वादा किया था कि वो अपनी मुद्रा पाउंड, उसकी कीमत को जर्मनी की मुद्रा जर्मन मार्क के मुकाबले एक बहुत ही संकरित दायरे में बनाए रखेंगे। अच्छा। मकसद तो अच्छा था। वो चाहते थे कि इससे देश में स्थिरता आए, इंटरेस्ट रेट्स कम हो, व्यापार आसान हो। उन्होंने पाउंड को लगभग 2.95 जर्मन मार्क के बराबर, पर आप कह सकते हैं फिक्स कर दिया था। सुनने में तो ये एक अच्छा आर्थिक कदम लगता है। फिर इसमें गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ थी उस कीमत में जिस पर उन्होंने पाउंड को फिक्स किया था, 2.95 मार्क पर पाउंड। ये दर बहुत ज्यादा थी। हाँ, और उसी दौरान 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए थे। अब इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा था, जिससे वहाँ महंगाई बढ़ रही थी। अच्छा। अपनी महंगाई को काबू में करने के लिए जर्मनी ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी और इससे उनका जर्मन मार्क और भी मजबूत हो गया। ओहो। तो एक तरफ जर्मन मार्क मजबूत हो रहा था और दूसरी तरफ ब्रिटेन को अपने कमजोर होते पाउंड को उसी मजबूत मार्क के बराबर बनाए रखना था। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी छोटी नाव को एक बहुत बड़े जहाज से बांध दिया हो और जहाज अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा हो। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही हो रहा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। उनके निर्यात महंगे हो रहे थे, देश में मंदी आ रही थी। और जॉर्ज सोरोस जैसे अनुभवी निवेशकों को ये तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, उन्हें पता था कि बाजार की असलियत और सरकार के वादे में एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। ये व्यवस्था टिक नहीं सकती थी। लेकिन एक मिनट, बैंक ऑफ इंग्लैंड तो एक देश का सेंट्रल बैंक है। उसके पास तो मतलब असीमित संसाधन होने चाहिए। क्या उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि कोई एक निवेशक या एक फंड उन्हें चुनौती दे सकता है? अंदाजा तो था, लेकिन शायद वो बाजार की ताकत को कम आंक रहे थे। सोरोस अकेले नहीं थे, लेकिन वो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उनके क्वांटम फंड ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दांव लगाना शुरू किया। पहले उन्होंने $1.5 बिलियन की पोजीशन ली, लेकिन जैसे जैसे उनका यकीन बढ़ता गया, उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ा दी। और कितनी? $10 बिलियन से भी ज्यादा। $10 बिलियन, ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। उन्होंने ये किया कैसे? मतलब पाउंड के खिलाफ दावा लगाने का क्या मतलब है? इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, सोरोस ने बैंकों से अरबों पाउंड उधार लिए। ठीक है। इस वादे पर कि वो बाद में लौटा देंगे। फिर उन्होंने तुरंत उन उधार लिए हुए पाउंड्स को बाजार में बेच दिया और जर्मन मार्क जैसी मजबूत मुद्राएं खरीद ली। अच्छा। उनका दाव ये था कि पाउंड की कीमत गिरेगी और जब ऐसा होगा तो वो गिरे हुए सस्ते दाम पर पाउंड वापस खरीदेंगे और बैंकों का उधार चुका देंगे। और बीच का जो भारी मुनाफा होगा वो उनका हो जाएगा। Exactly। और फिर आया 16 सितंबर 1992, ब्लैक वेडनेसडे। उस दिन क्या हुआ? उस दिन बाजार का दबाव अपने चरम पर पहुंच गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने निवेशकों को लुभाने के लिए
एक ही दिन में ब्याज दरें 10% से बढ़ाकर पहले 12% की और फिर 15% तक कर दी। साथ ही उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों पाउंड खरीदने शुरू कर दिए ताकि कीमत बनी रहे। ये तो एक खुली जंग जैसा लग रहा है। एक तरफ सोरोस और दूसरे निवेशक पाउंड बेच रहे थे और दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे खरीद रहा था। पर वो जीत नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। सोरोस और बाजार का बिकवाली का दबाव इतना जबरदस्त था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के सारे उपाय नाकाफी साबित हुए। बाजार को समझ आ गया था कि ब्रिटेन इतनी ऊंची ब्याज दरें ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। इससे तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती। सही बात है। शाम होते होते ब्रिटिश सरकार ने हार मान ली। उन्होंने ऐलान किया कि वो ERM से बाहर हो रहे हैं। और जैसे ही ये घोषणा हुई, पाउंड की कीमत धड़ाम से गिर गई। जर्मन मार्क के मुकाबले 15% और डॉलर के मुकाबले 25% तक। और इस पूरी उथल-पुथल में जॉर्ज सोरोस ने एक दिन में लगभग $1 बिलियन कमाया। ये तो कमाल है। मतलब सोरोस ने सिर्फ बाजार का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाजार को अपनी भविष्यवाणी सच करने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर उनका वो गहरा सिद्धांत काम आता है ना। हाँ, ये सिर्फ एक चतुर ट्रेड नहीं था, ये उनके मुख्य सिद्धांत रिफ्लेक्सिविटी का एक जीता जागता उदाहरण था। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिविटी क्या है? मैंने सुना है कि जो पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत हैं, जैसे कुशल बाजार परिकल्पना, वो ये सिखाते हैं कि बाजार हमेशा सही होता है। हाँ, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। राइट, कि कीमतें हमेशा सारी उपलब्ध जानकारी को दर्शाती हैं। लेकिन सोरोस कह रहे हैं कि ये पूरी तरह गलत है। हाँ, वो इसे पूरी तरह से पलट देते हैं। पारंपरिक सिद्धांत कहता है कि बाजार की हकीकत, जैसे कंपनी का मुनाफा, वो कीमतों को तय करती है। लेकिन सोरोस का रिफ्लेक्सिविटी सिद्धांत कहता है कि ये एक दो तरफा रास्ता है। निवेशकों की जो धारणाएं हैं और बाजार की जो हकीकत है, उनके बीच एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप होता है। फीडबैक लूप? हाँ, मतलब हमारी सोच सिर्फ हकीकत को नहीं दर्शाती, बल्कि हमारी सोच हकीकत को बनाती भी है और फिर वो बदली हुई हकीकत हमारी सोच को और मजबूत करती है। एक मिनट, ये थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। मतलब ये है कि कीमतें हकीकत को दर्शाती हैं के बजाय कीमतें हकीकत बना सकती हैं। बिल्कुल। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। इस सिद्धांत के दो मुख्य स्तंभ हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं। पहला है अशुद्धिवाद, फैलिबिलिटी। फैलिबिलिटी? इसका मतलब है कि हम इंसान कभी भी हकीकत को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हमारी समझ हमेशा अधूरी और पक्षपातपूर्ण होती है। हम तर्क संगत मशीनें नहीं हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। हम सब गलतियां करते हैं, भावनाओं में बहते हैं। और दूसरा स्तंभ है रिफ्लेक्सिविटी, यानी वही फीडबैक लूप। 2008 का हाउसिंग बबल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ। लोगों के बीच एक धारणा बनी, एक सोच कि घर की कीमतें तो हमेशा ऊपर ही जाती हैं। यह एक पक्षपातपूर्ण धारणा थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। इस धारणा की वजह से लोगों ने आंख बंद करके घर खरीदना शुरू किया और बैंकों ने बिना सोचे समझे लोन देना शुरू किया। सही है, मुझे याद है वो दौर। हर कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर रहा था। तो इन कामों ने, मतलब बढ़ी हुई खरीद और आसान लोन ने, हकीकत को बदल दिया। घर की कीमतें सच में आसमान छूने लगीं। अच्छा। और इस बदली हुई हकीकत ने लोगों की शुरुआती धारणा को और भी पक्का कर दिया कि देखो, हम सही थे, कीमतें तो सच में ऊपर ही जा रही हैं। वाह, तो ये एक सकारात्मक फीडबैक लूप बन गया। बिल्कुल, एक बुलबुला जो तब तक फूलता रहा जब तक वो फट नहीं गया। जब धारणा बदली तो लूप उल्टा हो गया और बाजार क्रैश हो गया। तो सोरोस के हिसाब से बाजार कभी भी संतुलन में नहीं होते। वो हमेशा किसी न किसी गलतफहमी या धारणा के प्रभाव में होते हैं, जो इन तेजी और मंदी के चक्करों को जन्म देती हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। सोरोस कहते हैं कि कीमतें सिर्फ भविष्य को दर्शाती नहीं है, बल्कि वो भविष्य को बनाने में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं। ब्लैक वेडनेसडे में यही हुआ था। एग्जैक्टली। सोरोस का दाव इतना बड़ा था कि उसने खुद बाजार में ये धारणा पैदा कर दी कि पाउंड में ही टिकेगा, और इसी धारणा ने पाउंड को गिरा दिया। हाँ, ये फैसिनेटिंग करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि ये अर्थशास्त्र से ज्यादा मनोविज्ञान के बारे में है। सही कहा। क्या अकादमिक दुनिया में किसी ने इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जो सोरोस अपने अनुभव से समझ चुके थे? हाँ, और यही इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है।
सोरोस ने जो बातें अपने अनुभव और सहज ज्ञान से सीखी, उन्हें बाद में अकादमिक दुनिया ने बिहेवियरल फाइनेंस नाम दिया। अच्छा। ये एक पूरी फील्ड है जो मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र को जोड़कर ये अध्ययन करती है कि लोग असल में वित्तीय निर्णय कैसे लेते हैं अपनी भावनाओं और गलतियों के साथ। तो मतलब शिक्षाविदों ने बाद में उन चीजों को साबित किया जो सोरोस पहले से ही बाजार में इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरह से हाँ। जैसे कौन कौन सी गलतियां हम सब करते हैं? कई सारी हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि ये पूर्वाग्रह बहुत आम है, जैसे नुकसान से बचना, मतलब लॉस अवर्जन। 80% निवेशकों ने माना कि वो नुकसान वाले स्टॉक को बेचने से बचते हैं इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1000 रुपए खोने का दर्द 1000 रुपए पाने की खुशी से कई ज्यादा होता है। ये तो बिल्कुल सच है, मैं समझ सकता हूँ। और क्या है? एक और है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस, इसमें लगभग 75% निवेशक अपनी खरीद कीमत पर अटक जाते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं मैंने इसे 100 रुपए में खरीदा था, जब तक ये वापस 100 पर नहीं आता मैं इसे नहीं बेचूंगा, भले ही उस कंपनी के हालात पूरी तरह बदल चुके हों। उनकी खरीद कीमत एक मनोवैज्ञानिक लंगर बन जाती है। फिर तो अति आत्मविश्वास भी एक समस्या होगी। सबको लगता है कि वो बाजार को दूसरों से बेहतर समझते हैं। आपने सही पकड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अध्ययन में 73% निवेशकों को लगा कि वो बाजार की चाल का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। इस वजह से वो जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और हर ट्रेड पर लगने वाले खर्च से उनका मुनाफा कम हो जाता है। और इन सब के ऊपर है झुंड व्यवहार, हर्ड बिहेवियर। हाँ, भेड़ चाल। अगर सब एक शेयर खरीद रहे हैं तो हमें भी लगता है कि हमें खरीद लेना चाहिए, कहीं हम पीछे न रह जाएं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, 67% निवेशक उन शेयरों में पैसा लगाते हैं जिनकी चर्चा ज्यादा हो रही हो, बजाय इसके कि वो खुद रिसर्च करें। और सोरोस की प्रतिभा इसी में थी कि वो इन सभी मानवीय कमजोरियों को समझते थे और उनका फायदा उठाते थे। वो खुद कहते हैं, जब मैं एक बुलबुला बनते देखता हूँ तो मैं खरीदने के लिए दौड़ता हूँ, आग में घी डालता हूँ। वाह। वो झुंड के साथ चलते हैं, लेकिन उनकी नजर हमेशा बाहर निकलने के दरवाजे पर होती है, जिस पर उन्हें लगता है कि हकीकत और धारणा के बीच का फासला बहुत ज्यादा हो गया है। वो भीड़ के खिलाफ दाव लगाने से नहीं डरते। ठीक है, तो उन्होंने इंसानी मनोविज्ञान को समझ लिया, लेकिन इस समझ को असल निवेश के नियमों में कैसे बदला जाए? हम सब तो जॉर्ज सोरोस नहीं बन सकते, पर क्या उनकी सोच से कुछ सीखा जा सकता है? हाँ, उनके कुछ नियम हमें उनकी सोच की एक झलक देते हैं। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ये मायने नहीं रखता कि आप सही हैं या गलत, बल्कि ये मायने रखता है कि जब आप सही हों तो कितना पैसा कमाते हैं, और जब आप गलत हों तो कितना गवाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब हर बार सही होने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने जोखिम को काबू में रखा जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव दुनिया में जहां हकीकत खुद बदल रही है, आप अक्सर गलत साबित होंगे। सबसे जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से बचकर निकल जाएं। सोरोस का मंत्र था, अपने नुकसान को जल्दी काटो और अपने मुनाफे को बढ़ने दो। हाँ। इससे जुड़ा उनका एक और नियम है जो मुझे बहुत पसंद है, अपनी गलतियों को तुरंत पहचानना और स्वीकार करना। उन्होंने खुद कहा है, मैं सिर्फ इसलिए अमीर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कब गलत हूँ। और ये सुनने में आसान है पर करना बहुत मुश्किल। हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। सही बात है। क्योंकि सोरोस मानते हैं कि उनकी अपनी धारणा भी गलत हो सकती है, इसलिए वो अपनी राय बदलने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। उनके लिए विनम्रता एक हथियार है। वो बुरी ट्रेड से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। एक और नियम जो मुझे दिलचस्प लगा वो है अप्रत्याशित की उम्मीद करना। वो मानते हैं कि बाजार में पैसा उस चीज पर दांव लगाकर नहीं बनता जो सबको साफ साफ दिख रही है। हाँ, क्योंकि अगर कोई चीज सबको दिख रही है तो उसकी कीमत में वो जानकारी पहले से ही शामिल होती है। असली मुनाफा वहाँ है जहाँ कोई देख नहीं रहा या जिसे लोग नामुमकिन मानकर खारिज कर रहे हैं। सही। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ही है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धारणाएं किसी भी दिशा में जा सकती हैं। और आखिर में एक ऐसा नियम जो शायद पारंपरिक फाइनेंस के लोगों को थोड़ा अजीब लगे, वो है अपनी अंदर की आवाज या गट फीलिंग पर भरोसा करना। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि भावनाओं को निवेश से दूर रखो। देखिए, ये अंधी भावना की बात नहीं है। सोरोस का मानना है कि सालों के अनुभव के बाद एक ट्रेडर बाजार की नब्ज को महसूस करने लगता है। एक छठी इंद्रिय जैसी। हाँ, एक तरह की पैटर्न पहचानने की क्षमता जो आपके चेतन मन से ज्यादा तेजी से काम करती है। एक ऐसे बाजार में जो खुद इंसानी भावनाओं से चलता हो,
अपनी इस छठी इंद्री को पूरी तरह नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो जॉर्ज सोरोस सिर्फ एक निवेशक नहीं है, वो बाजार के एक व्यवहारिक दार्शनिक हैं। बिल्कुल, उनकी पूरी सफलता इस गहरी समझ पर टिकी है कि बाजार कोई तर्कसंगत मशीन नहीं है, बल्कि यह हम जैसे इंसानों द्वारा चलाया जाता है, जो गलतियां करते हैं, भावनाओं में बहते हैं और पक्षपात करते हैं। बिल्कुल, और उनका रिफ्लेक्सिविटी का सिद्धांत हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है। भविष्य के बारे में हमारी उम्मीदें और हमारी धारणाएं वो सिर्फ भविष्य का अनुमान नहीं लगाती, बल्कि वे उस भविष्य को बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ बाजार पर ही नहीं बल्कि जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। आज की इस चर्चा ने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ दिया है। अगर बाजार की धारणाएं ही हकीकत बना सकती हैं, तो जब हम टीवी पर या इंटरनेट पर किसी एक्सपर्ट को बाजार की भविष्यवाणी करते हुए सुनते हैं, तो हमें उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए? बहुत